Hello students, hope you are quite fine. So today we are doing the question answers and back exercises of chapter 15 Binda. Let's start with the revision of the शब्दार्थ. पहला शब्द है दुर्बल, कमजोर, वीक, विस्मित, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, सलज्ज, लज्जा सहित, शाय, अपरिचित, अनजान, अननोन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, बाल सखी, बचपन की सहेली, चाइल्डहुड फ्रेंड, आश्वस्त, निश्चिंत, एश्योर्ड और रिलैक्स्ड, संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रण, रेजोल्यूशन, फिरकनी, फिरकी की तरह घूमना, लाइक स्पिनर, तुमरी, तुम्हारी, योर्स, अवसन, उदास या खिन या उत्साहहीन, यू कैन से सैड, पदच्युत करना, पद से गिरना, डिग्रेडेड, अनुनय, विनय, रिक्वेस्ट या प्रार्थना, अकुंठित, कुंठा से मुक्त, हैप्पी और चीयरफुल, रहस्यमय, राज से परिपूर्ण या छिपी हुई बात से युक्त, मिस्टीरियस, कोलाहल, शोर, नॉइस, अचिंत्य मीन्स चिंता रहित, चिंता से परे मीन्स वरी फ्री और वरीलेस. आगे है मुहावरा, पानी फेर देना, काम बिगाड़ना, स्पॉइलिंग द वर्क. सो आगे है कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, फॉर डिक्टेशन, सो रिवाइज योर सेल्फ. इसके बाद है पाठ बोध. इसके अंतर्गत है प्रश्न, जिसमें पहले है मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, बिंदा का पूरा नाम क्या था? उत्तर, बिंदा का पूरा नाम विंध्येश्वरी था. बिंदा कौन थी? बिंदा लेखिका महादेवी वर्मा की बाल सखी थी. बिंदा की नई अम्मा को लेखिका क्या कहती थी? बिंदा की नई अम्मा को लेखिका पंडिताइन चाची कहती थी. लेखिका के घर में कौन कौन से पशु पक्षी थे? लेखिका के घर में उसकी एक सफ़ेद कुतिया, भूरी पूसी, श्यामा गाय और उसकी एक बछिया, कबूतर, गौरैया आदि अनेक पशु पक्षी थे. लेखिका की माँ ने उन्हें बिंदा से मिलने के लिए क्यों मना कर दिया था? उत्तर, बिंदा को चेचक नामक भयंकर बीमारी हो गई थी. कहीं लेखिका भी इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें बिंदा से मिलने के लिए मना कर दिया था. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत एक आपको गद्यांश है इसी पाठ में से, जिसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो आपको इसका स्वयं अभ्यास करना चाहिए. मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ. बिंदा का कद देखकर लेखिका को कैसा लगता था? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए आपको पहली पंक्ति में से इसका उत्तर मिल जाएगा. आप लिखेंगे, बिंदा का कद देखकर लेखिका को लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो. दूसरा प्रश्न है, पंडिताइन चाची का स्वर सुनते ही बिंदा की क्या हालत होती थी? तो इसके लिए आप पांचवी पंक्ति से उत्तर ढूंढ सकते हैं कि पंडिताइन चाची का स्वर सुनते ही बिंदा का सारा शरीर थरथरा उठता था, अर्थात वह भय से कांप उठती थी.
बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद है बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी और क्यों। तो इससे अगली पंक्ति में ही जहाँ हमने अभी मार्क किया आपको इसका उत्तर मिलेगा। आप लिखेंगे बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी और क्यों। क्योंकि जिस प्रकार चिड़िया पिंजरे में बंद होने पर भय युक्त होती है, ऐसे ही जो बिंदा थी उसे अपने पंडिताइन चाची से अपनी जो नई अम्मा है उससे बहुत डर लगता था, जिस कारण उसकी आंखें ऐसे और वो अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उस बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बिंदा ने अपनी अम्मा के विषय में क्या बताया, तो इसके लिए आप दूसरे पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। आप लिखेंगे बिंदा ने अपनी अम्मा के विषय में बताया कि मेरी अम्मा तारा बन गई हैं और साथ उन्होंने ये भी अगली पंक्ति में से आप लिखेंगे कि उसने बताया कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। तो ये लाइनें आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। और अंतिम है लेखिका की क्या विशेषता थी, उन्होंने क्या सुझाव दिया। इसके लिए आप सेकेंड लास्ट लाइन देखें। यहाँ पे लिखा है ना मेरी बुद्धि सहज ही, तो आपने मेरी बुद्धि की जगह लेखिका की बुद्धि आपने लिखना है। लेखिका की बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार नहीं करना नहीं जानती थी, इसीलिए उन्होंने, मैंने की जगह लिखोगे आप उन्होंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे ना नहीं रहेंगी और ना डांटेंगी। सो लाइक दैट यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। और इसके बाद है लिखित प्रश्न, उसमें पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है लेखिका को किसे देखकर बिंदा की याद आई। उत्तर, लेखिका के पास अपनी 14 वर्षीय बेटी का दाखिला करवाने एक सज्जन आए तो उनकी दुबली पतली अपने आप में सिमटी बेटी को देखकर लेखिका दंग रह गई, क्योंकि वह अपनी उम्र से बहुत छोटी लग रही थी। जब लड़की के पिता ने इसका कारण बताते हुए अपनी दूसरी पत्नी का जिक्र किया तो लेखिका को अपनी बाल सखी बिंदा की याद आ गई। ख, बचपन में लेखिका की माँ के संबंध में क्या धारणा थी। बचपन में लेखिका की माँ के संबंध में यह धारणा थी कि इस दुनिया का सारा कारोबार बच्चों को खाने पिलाने और सुलाने के लिए ही हो रहा है और इस कर्तव्य में कोई भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। ग, लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी। उत्तर, लेखिका की माँ बहुत अच्छी थी। वे पूजा पाठ करने के साथ साथ घर के सभी काम भी करती थीं और अपने बच्चों की भी अच्छी देखभाल करती थीं। उन्होंने बिंदा की बीमारी में भी उसकी हर संभव सहायता की। घ, बिंदा को किस अपराध का दंड मिला। उत्तर, बिंदा को अपराध ना करने का भी दंड मिला था। एक दिन पंडित जी की थाली में बिंदा की माँ का काला घुंघराला बाल निकलने पर दंड बिंदा को ही मिला और उसके सारे बाल काली धारियों के रूप में काट दिए गए। अगला प्रश्न है लेखिका ने अपनी माँ से तारा ना बनने का अनुरोध क्यों किया। उत्तर,
बिंदा ने जब लेखिका को बताया कि उसकी माँ तो तारा बन चुकी है और जो उसके घर में है वह उसकी नई माँ है, तब लेखिका ने अपनी माँ से कभी तारा ना बनने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि नई माँ बिंदा की नई माँ जैसी होगी, जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, बिंदा की नई अम्मा गुड़िया जैसी क्यों प्रतीत होती थी? उत्तर, बिंदा की नई अम्मा साड़ी में अपनी मोटी देह को कसे हुए, फूले गाल और चपटी नाक के दोनों ओर, नीले कांच के बटन सी आंखों में काजल भरे, विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही सा सिंदूर, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए, इन सब से सजी बिंदा की नई अम्मा गुड़िया जैसी प्रतीत होती थी। ख, लेखिका को बिंदा की नई अम्मा का व्यवहार अपनी माँ से अलग क्यों जान पड़ता था? उत्तर, लेखिका को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि सर्दियों में जब उनकी माँ उन्हें धूप निकलने पर जगाती थी और गर्म पानी से नहलाकर उन्हें ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था, तो पड़ोस में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता जाता था। वे बिंदा को कठोर शब्दों में डांट रही होती थीं। इसीलिए लेखिका को बिंदा की नई अम्मा का व्यवहार अपनी माँ से अलग जान पड़ता था। ग, बिंदा घर के कौन कौन से काम करती थी? उत्तर, बिंदा घर के अनेक काम जैसे कि झाड़ू देना, आग जलाना, आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना आदि करती थी। घ, बिंदा को कोठरी की घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना जैसा क्यों लगा? उत्तर, एक दिन बिंदा जब उफनते हुए दूध की पतीली अपने नन्हे हाथों से चूल्हे से उतार रही थी, तो गर्म दूध की पतीली उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उबलता हुआ दूध उसके पैरों पर गिर गया। नई माँ के दंड के डर से वह लेखिका के साथ सूखे घास वाली कोठड़ी में छिप गई। लेखिका को कोठड़ी का घास भी चुभ रहा था, पर बिंदा के लिए अपनी नई अम्मा के कठोर दंड का भय इतना अधिक था कि उसे चुभती घास भी रेशमी बिछौना प्रतीत हो रही थी। आगे है, बिंदा पंडिताइन चाची की आवाज़ सुनकर सहम क्यों जाती थी? उत्तर, पंडिताइन चाची बिंदा की सौतेली माँ थी और वे बिंदा के साथ सौतेला व्यवहार ही करती थीं। उसकी छोटी उम्र का भी लिहाज ना करके वे उससे घर के सारे काम करवाती थीं। किसी काम में बिंदा की गलती ना होने पर भी उसे पंडिताइन चाची के न्यायालय से इतना कठोर दंड मिलता था कि वह उनकी आवाज़ सुनकर ही सहम जाती थी। च, पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। तो इस स्टेटमेंट के लिए आगे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, यह वाक्य किसने किस संदर्भ में कहा? और दूसरा प्रश्न है, यदि आप लेखिका की जगह होते तो क्या करते?
तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यह वाक्य लेखिका ने तब कहा जब बिंदा के जले पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर लेखिका की माँ ने बिंदा को उसके घर भिजवा दिया। लेखिका जानती थी कि घर पहुंचने पर पंडिताइन चाची ने उसकी हालत पर दया ना करके उसे दंड ही दिया होगा, क्योंकि उनके न्याय विधान में दया का कोई स्थान ना था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यदि हम लेखिका की जगह होते तो उसे उसके हाल पर ना छोड़कर अपने माता पिता को आग्रह करते कि वे बिंदा को न्याय दिलवाने का भरसक प्रयास करें। साथ ही पंडिताइन चाची जैसी क्रूर महिलाओं को बच्चों के प्रति इतना क्रूर व्यवहार करने के कारण दंडित भी करवाते। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदलिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनके लिए कोष्ठक में मतलब ब्रैकेट में बताया गया कि इसको किस काल में बदलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। पहला वाक्य है, मैं बिंदा की नई अम्मा को पंडिताइन चाची कहती हूँ, तो इसको भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में बदलना है। तो उत्तर है, मैं बिंदा की नई अम्मा को पंडिताइन चाची कहती थी। दूसरा है, मेरे लिए घर के सब काम करना असंभव था, तो इसे वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में बदलना है। मेरे लिए घर के सब काम करना असंभव है। तीसरा वाक्य है, मैंने मन ही मन में ना बुलाने का संकल्प कर लिया, तो इसे भविष्यत काल मीन्स फ्यूचर टेंस में बदलना है। मैं मन ही मन में ना बुलाने का संकल्प कर लूँगी। तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, वाच्य। तो वाच्य का मतलब होता है वॉइस, चेंज द वॉइस। जैसे इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव करते हो, ऐसे हिंदी में भी होता है वाच्य परिवर्तन। तो पहला होता है टाइप उसकी कर्तृवाच्य। इसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट मेन होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया मीन्स वर्ब, और वर्ब भी कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट यदि मेल है या फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब जब लगे तो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो जैसे रजिया कपड़े धोती है, तो यहाँ पे रजिया इज फीमेल, तो इसके कारण धोती है लगा है। यदि राम होता तो धोता है, तो इसे कहते हैं कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, और क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कपड़े रजिया द्वारा धोए जाते हैं। अब कपड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो अब जो वर्ब है कपड़ों के अनुसार लगी हुई है कि कपड़े प्लूरल हैं तो धोए जाते हैं, कपड़ा एक होता तो धोया जाता है होता। तो यहाँ पे अब रजिया सब्जेक्ट को देखकर वर्ब नहीं लगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखकर लगी, तो इसलिए कर्मवाच्य। कर्म का मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा इसकी टाइप होती है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार होती है, भाव मतलब फीलिंग, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे रजिया से कपड़े नहीं धोए जाते, यहाँ पे ना तो कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, यहाँ पे भाव प्रधान है। भाव मतलब फीलिंग इज मेन, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लग रही है, तो इसलिए ये है भाववाच्य। इसी प्रकार दूसरा वाक्य इसका है, बिंदा से कहा नहीं गया। बिंदा ने नहीं कहा या बिंदा नहीं कहती है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। बिंदा से कहा नहीं गया तो भाववाच्य है।
अब आपने जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनमें वाच्य का की टाइप बताने की कौन सा वाच्य है। लड़कियां फल खाती हैं, तो अब यहाँ पे जो क्रिया है खाती हैं ये लड़कियों के अनुसार लगा है। लड़कियां जो हैं कर्ता हैं, इसलिए ये बना कर्तृवाच्य। दूसरा है लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब लड़के जो हैं प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब जो है प्लूरल के अनुसार लगी है, मतलब बहुवचन के अनुसार खेलते हैं लगी है, इसलिए ये अगेन लड़कों के कारण, कर्ता के कारण होने के कारण कर्तृवाच्य है। तीसरा है लड़कियों से फल खाया जाता है। अब यहाँ पे जो खाया जाता है क्रिया है, यह लड़कियों के अनुसार नहीं, फल ऑब्जेक्ट के अनुसार हुई है। मतलब फल मतलब कर्म के अनुसार, कि फल एक है तो खाया जाता है, फल ज़्यादा होते तो खाए जाते हैं। यहाँ पे लड़कियों को नहीं देखा गया, फल को देखा गया, इसलिए कर्मवाच्य है। और अंतिम वाक्य है लड़कों से खेला नहीं जाता। तो यहाँ पे खेला नहीं जाता, यहाँ पे भाव के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए भाववाच्य है। अब जो इसका अंतिम प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो ये जो संधि है उसको अलग करके करना है, उसको विच्छेद करना कहते हैं। जैसे अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद होगा अनु जमा एशन। उसके बाद ख है अधिकांश, अधिक जमा अंश। स्वागत, सु जमा आगत। सप्तऋषि, सप्त जमा ऋषि। जलाशय, जल जमा आशय। और अंतिम शब्द है मात्राज्ञा, मातृ जमा आज्ञा। So that's it. Now next time we will do the next chapter. Till then, keep studying, keep learning, and take care of yourselves. Okay, bye-bye. Thank you.